नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिरती अर्थव्यवस्था और पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर। लेकिन उसके साथ उस मुद्दे पर भी चर्चा होगी जो देश का पेट पालने के लिए सबसे जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं किसानों की और किसान आंदोलन की, जो इस सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमारे साथ हैं श्री गौरव वल्लभ जी। अगर गौरव वल्लभ जी के बारे में बात करें तो उन्होंने एमकॉम किया है। वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। फिलहाल वो एक्सएलआरआई जमशेदपुर में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं और उन्होंने क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में डॉक्टरेट भी किया है। इसके साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर, इतना कुछ करने के बाद आपने कभी सोचा था कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव 5वीं कक्षा का सवाल लाएगा कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? मनदीप, ऐसा ना तो मैं सोच सकता हूँ ना दुनिया में कोई और सोच सकता है। और मैं कभी भी सवाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं पूछता हूँ, पर मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चनिंग की, क्योंकि अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, तो हमेशा सवाल जवाब करने की आदत रहती है ताकि मुझे पता लगता रहे कि छात्र की अटेंटिवनेस और ज्ञान कितना है। तो मैं कक्षा में भी अचानक से इस तरह के सवाल पूछता हूँ, पर कोई प्लान करके ये चीजें नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति की एक नेचुरल एबिलिटी या नेचुरल उसका नेचर होता है। मैं हमेशा बहुत ही बेसिक सवाल करता हूँ। आज भी मतलब मेरे कई सवाल ऐसे होते हैं जो शायद कक्षा 3 या 4 के हो या 5 के हो, और मैं अचानक से पूछ लेता हूँ किसी से घर में कि भाई इस रूम की एरिया कितना है, इस कमरे में अगर पानी भरे तो कितना पानी भर सकता है। तो जस्ट मतलब ये मेरी फितरत है, एक फन एलिमेंट की तरह कि भाई ओके, इस कमरे में पानी भरे तो कितने लीटर पानी आ सकता है, या इस कमरे में अगर रुई भरे तो कितने किलो रुई आ सकती है। मतलब एक अप्रोक्सीमेशन एजम्पशन की ये मेरी आदत है बचपन से, और इसके लिए ये आदत निश्चित रूप से डालने वाले मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सोचने की और क्रॉस क्वेश्चनिंग की एक आदत डाली। कई बार इसका फायदा भी हुआ, कई बार बेसिक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मुझे सारा ज्ञान है, हो सकता है कई चीजों का मुझे भी ज्ञान ना हो। और मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत साधारण सा शिक्षक हूँ, कोई बहुत अद्भुत प्रतिभा का धनी नहीं हूँ, पर हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग की आदत मेरी है। जी सर, इससे पहले हम सवालों पर चले, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा पाएंगे कि जीडीपी क्या है और इसका आकलन कैसे होता है? देखिए, जीडीपी एक देश में एक अवधि में, वो अवधि क्वार्टर भी हो सकती है, वो अवधि प्रतिवर्ष भी हो सकती है, एक देश में उस अवधि में कितना मूल्य की वस्तुओं का सृजन हुआ है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, उसमें सर्विस सेक्टर भी आता है, उसमें कृषि क्षेत्र भी आता है। तो मतलब उसमें एक 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 नापने का तरीका है कि इस दौरान 6 महीने में या 1 साल में टोटल इस अर्थव्यवस्था में कितने मूल्य की वस्तुओं का सृजन हुआ। मैं यहाँ पे उत्पादन वर्ड यूज नहीं कर रहा, सृजन वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सृजन में अगर जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई ऐप बनाया, तो वो भी एक सृजन हुआ। और आज मनदीप अपन बहुत ही अच्छे दिन मिल रहे हैं। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, वही नौकरी करता हूँ, वही मेरी कर्म भूमि है। आज पूरा शहर और पूरा ईस्टर्न इंडिया विश्वकर्मा जयंती मना रहा है, और सृजन के भगवान विश्वकर्मा है, मतलब जिनको हम कहते हैं जो सृजन के देवता हैं। तो जीडीपी ये पता लगाती है कि एक अर्थव्यवस्था में, एक अवधि में कितने मूल्य की चीजों का सृजन हुआ। उसके 3 भाग होते हैं, एक तो कृषि, एक मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम उत्पादन कहेंगे, और एक सेवा क्षेत्र जिसको हम सर्विसेज सेक्टर बोलेंगे। जी सर। सर, मेरा पहला सवाल है कि पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार तो साफ कर चुकी है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ गॉड से है, मुझे ये नहीं पता है किसका एक्ट है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि
बेहद निराशाजनक आंकड़े रहे। पहली क्वार्टर में -23.9% जीडीपी गिरी। देश के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जीडीपी -23.9% जाके गिरेगी। और आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस जीडीपी की गिरावट में फॉर इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, और एमएसएमई सेक्टर है, उसकी गिरावट इंक्लूडेड नहीं है। वो इंक्लूड होगी जब क्वार्टर 2 के नतीजे आएंगे, तो क्वार्टर 1 का रिवीजन किया जाएगा। और ये एक बेसिक पद्धति है देश में, जीडीपी का आकलन इसी पद्धति से होता है। तो आपको ये मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये -24.9 रिवाइज होके -35 या -32 या -30% पे जाके गिरे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित इनफॉर्मल सेक्टर हुआ है। लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई सेक्टर होता है। तो उन क्षेत्रों की गिरावट को इस जीडीपी में दर्ज नहीं किया गया। और -23.9% कोई भी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी, कोई भी बैंक, कोई भी इकोनॉमिस्ट ने सोचा तक नहीं था। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से क्वार्टर 1 के आंकड़े आए हैं, सारे रेटिंग एजेंसी और बैंकों ने पूरे साल की जो जीडीपी का फोरकास्ट है उसको और गिराया है। भले वो गोल्डमैन हो, भले वो फिच हो, भले वो क्रिसिल हो, भले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टर 1 के नतीजे आने के पहले मानती थी कि पूरे साल की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, वो पूरे साल की -6.8% रहने की उम्मीद है। पर क्वार्टर 1 के नतीजे आने के बाद उसने उसको -6.8 को -10.9 पर रिवाइज किया है। गोल्डमैन मानती थी कि देश की जीडीपी पूरे साल की -11.8 रहेगी, पर क्वार्टर 1 के आने के बाद उसने -14.8 पे रिवाइज किया है। फिच मानती थी कि पूरे साल की जीडीपी -5.3 रहेगी, उसने इस -5.3 को -11.3 पे रिवाइज किया है। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जिससे पूरे देश का इकोनॉमी का एक सेंटिमेंटली बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने इतनी बुरी जीडीपी की गिरावट नहीं सोची थी। और अब अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्ट में देखें मनदीप, तो ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आप जब 4 घंटे के नोटिस पे बोल देते हो कि सारे मैन्युफैक्चरिंग बंद, सारी सर्विसेज बंद, सारे ट्रांसपोर्ट बंद, सारे मूवमेंट्स बंद, सारे हवाई जहाज बंद, ये 4 घंटे का जो नोटिस, जो रात को 8 बजे निर्णय लेने की प्रवृत्ति है ना सरकार की, इसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। आप 8 बजे निर्णय लेते हो कि आज रात 12 बजे से, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग डिसीजन। जब आप निर्णय लेते हो 8 बजे और आप 4 घंटे पे अपने निर्णय पूरे देश में थोप देते हो, बिना प्लानिंग के लॉकडाउन कर देते हो, तो ऐसा कैसा निर्णय आपने लिया था नवंबर 2016 में, जब आपने 4 घंटे के नोटिस पे 500 और 1000 रुपए के नोट इनवैलिड करार कर दिए थे। तो ये जो नोटबंदी से तालाबंदी तक का सफर है ना, इसमें जीडीपी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और इस नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में एक बीच में पड़ाव आया था और इसके कारण जीडीपी और खराब हुई, वो थी गलत तरीके से जीएसटी लागू करना। एक छोटा सा उदाहरण देके अगले सवाल पे जाऊंगा। आप हो मनदीप, या आप जैसे आपके दर्शक हैं, आपके दोस्त हैं, वो सब लोग अपने पास एक मोटर बाइक तो रखते ही होंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने। अब मोटर बाइक को सरकार लग्जरी आइटम मानती है। आपको विश्वास होगा कि मोटर बाइक पे जो टैक्स है वो बड़ी बड़ी कारों पे जो टैक्स है वो बराबर है, 28% जीएसटी। अब आप बताइए, मोटर बाइक एक युवा इस्तेमाल करता है, एक स्टूडेंट इस्तेमाल करता है, एक ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल करता है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी, एक किसान इस्तेमाल करता है, एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर इस्तेमाल करता है, एक व्यक्ति जो स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जीना चाहता है वो इस्तेमाल करता है। उस पर आप 28% जीएसटी लगा देते हो, उसको आप लग्जरी आइटम मान लेते हो। आपकी सोच ही गलत है। आपने जीएसटी जैसे अच्छे कंसेप्ट की जिस तरह से खत्म किया है, उसके कारण आपने अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर खत्म कर दिया। तो नोटबंदी से आपने अनऑर्गेनाइज खत्म कर दिया, जीएसटी गलत तरीके से लगा के आपने ऑर्गेनाइज खत्म कर दिया, और अब तालाबंदी से आपने पूरा जो भी बचा कुचा था उसको खत्म कर दिया। तो ये नोटबंदी से तालाबंदी के सफर में जीडीपी -23.9 पे आके गिरी।
सर, इस पूरे प्रकरण में जहां अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है, फिर आता है कोरोना जिसने उसे भूमिगत कर दिया। ऐसे में कितने लोगों की नौकरी गई, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो? देखिए, देश में सरकार तो बेरोजगारी का आंकड़ा देती ही नहीं है। सबसे जो वी कैन से कि सबसे जो ट्रस्ट वर्दी आंकड़ा है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसको हम CMIE कहते हैं, उसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। CMIE के अनुसार अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीनों में 2,10,00,000 नौकरी पेशा लोगों ने अपनी पक्की नौकरी खोई। अब आपके दर्शक और आप खुद समझ सकते हो, एक आदमी का जीवन खप जाता है एक पक्की नौकरी में घुसने के लिए। 5 महीने में 2,10,00,000 लोगों ने अपनी पक्की नौकरी खोई। अगर हम एक परिवार में 5 सदस्य भी माने तो लगभग 10.5 करोड़ लोग का जीवन डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है पक्की नौकरी से। फिर आपको बताता हूं, देश में इस समय बेरोजगारी की दर 8.4% है। मतलब हर 100 व्यक्ति काम करने वाले जो हैं, उनमें से 8.5 लोगों के काम चाहते हैं पर काम नहीं। 3,60,00,000 लोग काम चाहते हैं और काम नहीं। ये सारे आंकड़े जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि सरकार तो आंकड़ा देती नहीं, ये CMIE के आंकड़े। तो बेरोजगारी की जो तस्वीर जो बद से बदतर हो रही है, जिसका प्रोसेस सरकार ने स्टार्ट किया था नोटबंदी से, फिर इसको और बढ़ाया गलत तरीके से GST लगा के, और अब जो 4 घंटे के नोटिस पे तालाबंदी की, उसके कारण आज ये हालत है कि 2,10,00,000 मध्यम आय वर्गीय लोगों ने अपनी पक्की नौकरी खोई। 3,60,00,000 लोग देश में नौकरी चाहते हैं। बेरोजगारी की दर 8.4% पर जा पहुंची है। ध्यान रहे, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 2011-12 में बेरोजगारी की दर लगभग 2-2.25% थी, जो आज 8.5% के आसपास जाके पहुंच गई। और विकसित राष्ट्र जो राज्य थे कोई जमाने में मनदीप, क्योंकि आप जैसे जहां रहते हो वो हरियाणा का बॉर्डर है, आपको जान के आश्चर्य होगा मनदीप, इस समय देश में किसी राज्य में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो हरियाणा है। जबकि मुझे याद है एक जमाने में 2010, 8, 9, 11 हरियाणा को देश का विकास का इंजन कहा जाता था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। ये क्यों, कैसे हो गया अचानक से 5 साल में, 6 साल में कैसे हो गया? इसके 3 कारण मैंने आपको गिनाए। आप नोटबंदी करते हो, आप इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र को खत्म कर देते हो, आप बिना तैयारी के GST लागू करते हो, आप पूरा संगठित क्षेत्र को खत्म कर देते हो, आप 4 घंटे के नोटिस में बिना सोच के तालाबंदी कर देते हो, आप रहा चाह सारा सेक्टर खत्म, और उसके आंकड़े दिन प्रतिदिन भयानक आंकड़े हम देख रहे हैं। जी सर, ये तो थी समस्याएं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं वो आपने बता दिए, पर इसके क्या उपाय करने की जरूरत है ताकि देश को इससे उभारा जा सके? देखो, 3 चीजें बताता हूं, और मैंने कई बार चिट्ठियां लिख के प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, विभिन्न लोगों को विभिन्न चैनलों पे बोलकर इनको बताया, आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं। पहली बात, आपको बाजार में नई मांग का सृजन करना पड़ेगा। आज नई मांग का सृजन नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आज बड़े खर्चे नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने रहने खाने का बेसिक खर्चा कर रहा है और किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं कर रहा है। अब नई मांग का सृजन कैसे होगा? नई मांग का सृजन करने के लिए आपको जो बॉटम 50% फैमिलीज हैं देश की, उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। अब 2,10,00,000 लोगों ने अगर नौकरी खोई है, अगर आप उनके खातों में पैसा नहीं डालोगे तो वो पैसा खर्च नहीं करेंगे, मांग का सृजन नहीं होगा, जो GDP आज इतनी आई है वो और नीचे जाना चालू हो जाएगी। तो नई मांग के सृजन के लिए लोगों के हाथ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है।
किसान के हाथ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है, मध्यम आय वर्गीय उस व्यक्ति के हाथ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है जिसने अपनी नौकरी खोई है। और विकसित देश जितने भी है, भले वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, भले वो और भी कोई देश हो, सब ने लोगों के हाथ में पैसा डाला है। अमेरिका ने बेरोजगार जो हुए कोरोना के कारण, उनके हाथों में $2,000 प्रति माह डाला है। तो जब तक आप लोगों के खातों में पैसे नहीं डालोगे, नई मांग का सृजन नहीं होगा, नई मांग का सृजन नहीं होगा तो नया कंजम्पशन नहीं आएगा, नया कंजम्पशन नहीं आया तो नया प्रोडक्शन नहीं होगा, और नया प्रोडक्शन की जरूरत नहीं हुई तो नई रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे। तो पहला तो ये। दूसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंडिविजुअल्स तीनों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा इकोनॉमी। आज केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रही है इकोनॉमी, राज्य सरकारें इन्वेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि उनको आपने उनके जीएसटी का पैसा भी नहीं दिया, और आप जैसे मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में रोज खबरें आ रही कि इतने लोगों ने नौकरी खो दी, तो हम इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो आपको हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो कि आप जैसे मेरे जैसे लोग करते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां करती है, तीनों को बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी पड़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना पड़ेगा, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा समय पर देना पड़ेगा, और आपको स्वयं को पैसा मार्केट में पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक तो हुआ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम नापते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के माध्यम से। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आज जीडीपी के निम्नतम स्तर पे आ गया, जो 2012-13 में बहुत ज्यादा था, आज कम हो गया। तो मैंने दो उपाय बताए, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, और तीसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, जीएसटी की रेट्स को रैशनलाइज कीजिए। आपको ऐसे कई आइटम्स है जो 28% में आते हैं, पर वो विलासिता की वस्तुएं नहीं है, वो लग्जरी आइटम्स नहीं है। मोटरसाइकिल आज के भारत में एक लग्जरी आइटम नहीं हो सकती है, उसको आपको 28% को 8% पे लाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि टोयोटा मोटर्स ने भारत को नमस्ते कर दिया, वो अपने सारे प्लांट को बंद करके जाना चाहती है। जनरल मोटर्स ऑलरेडी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि आप जितना टैक्स लेते हो, आपकी गाड़ियां फिर हम बेच नहीं पाते हैं। आपके गाड़ियों पे आज 50 जो गाड़ी की कीमत अगर 20 लाख है, तो 10 से 12 लाख रुपया टैक्स है सिर्फ। आपको जान के आश्चर्य होगा, 8 लाख ही है गाड़ी की वैल्यू। तो अगर कोई व्यक्ति टोयोटा की मान लो इनोवा गाड़ी 30 लाख की खरीदता है, तो 17 लाख तो उसके ऊपर टैक्स है। उसकी टोयोटा बनाने की कीमत तो 12-13 लाख ही है, तो वो बिक ही नहीं पा रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही है देश के बाहर, आप जीएसटी को रैशनलाइज कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ा नहीं रहे, लोगों के हाथ में ट्रांसफर पैसा कर नहीं रहे, तो फिर इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? ये 3 स्टेप कीजिए, इकोनॉमी रिवाइव होने की संभावना बनेगी। जी सर, इस पर मेरा सवाल है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन फिर भी इस गिरती अर्थव्यवस्था में जान नहीं फूंक सके। इतनी पॉलिसियां हैं सरकार की, क्या कुछ भी काम नहीं आ रही है? देखिए, 20 लाख करोड़ में जो डायरेक्ट मदद थी वो लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ की थी, बाकी सब कर्ज की खुराक थी। अब मनदीप, मान लो आपके छोटा भाई जो कहीं नौकरी करता है और उसकी नौकरी चली गई, और मैं उसको कहूं जा बैंक जा भाई और लोन ले ले, क्या इसको मदद कहते हैं? क्या लोन की खुराक एक मदद होती है क्या? मदद का मतलब क्या होता है? मदद का मतलब ये होता है कि आप मुझे कुछ दो और वापस ना मांगो। आप मुझे दो और ब्याज सहित वापस मांगो, तो ये मदद है क्या? तो 20 लाख करोड़ में से, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज बोल रही है कि 20 लाख करोड़ में से 18 से 18.5 लाख करोड़ कर्ज की खुराक थी। मात्र 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सहायता थी।
तो ये 20 लाख करोड़ नहीं था, वो पैकेज ज्यादा से ज्यादा 2 लाख करोड़ का था। अब 2 लाख करोड़ की पैकेज से इस तरह महामारी में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को आप रिवाइव नहीं कर सकते। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी अभी हालिया रिपोर्ट में माना है कि वो इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ के पैकेज से कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए और जिसके आंकड़े आज दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। जी सर, सरकार के वित्त विभाग में भी हमने बहुत सारे रेजिग्नेशन देखे, क्या वो भी एक कारण हो सकता है इस गिरावट का? देखिए, वित्त विभाग में तो रिजर्व बैंक से चालू करें तो ये पहली सरकार है जिसके कार्यकाल में 2 गवर्नर जा चुके हैं और इतिहास के जानकार रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हुए हैं। अभी ये पहली सरकार है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी रिजाइन करके बोलता है मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये पहली सरकार है जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलता है मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप आनन फानन में किसी से बिना पूछे नोटबंदी कर देते हो, बिना किसी से पूछे आप रात को 12 बजे ढोल नगाड़े बजा के बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर देते हो, तो कोई भी व्यक्ति कैसे काम करेगा? मैं हमेशा बोलता हूं और मैं ये कोई गर्व से नहीं दुख के साथ बोलता हूं कि इस सरकार की अर्थशास्त्र का ज्ञान उतना ही है जितना एक तूलियों की पेटी में डाल सके और उसके साथ 50 तीलियां और चले जाए, बस इतना ही ज्ञान है उनको। तो उनके पास ज्ञान है नहीं, एक्सपर्टाइज है नहीं, सोच है नहीं, तो कैसे रिवाइव होगा? मुझे ये बताइए कौन है इस सरकार में जिसके पास अर्थशास्त्र का फॉर्मल डिग्री है? आपने देखा होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस है वो तो कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे उनके कथन आते थे दिल्ली चुनाव के दौरान। जब अर्थव्यवस्था गिर रही है तो वो ऐसे बाहें चढ़ा के क्या क्या स्टेटमेंट देते थे, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता आपके प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा हो वित्त मंत्री से जब पूछा जाता है कि भाई प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्री जी कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं इसलिए मुझे नहीं पता। उनसे पूछा गया कि भाई गाड़ियां कम क्यों बिक रही है, तो बोले उसका कारण मनदीप, उन्होंने आपको बताया कि मनदीप जैसे लोग ओला उबर में घूमते हैं इसलिए गाड़ियां नहीं बिक रही। तो वो हर कारण ऐसा, अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था में उन्होंने कहा ये एक्ट ऑफ गॉड है। अरे भाई एक्ट ऑफ गॉड तो अमेरिका में भी था, एक्ट ऑफ गॉड इंग्लैंड में भी था, एक्ट ऑफ गॉड सिंगापुर में भी था। वो 23.9% पे क्यों नहीं गिरी? वो सब -6 से 8%, 9% पे क्यों गिरी? आप -23.9 पे क्यों पहुंचे? उसका कारण है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ योर रॉन्ग पॉलिसीज है, ये एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन है, ये एक्ट ऑफ फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी है, ये एक्ट ऑफ तालाबंदी है विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये कारण है, इसको भगवान के ऊपर है मत डालिए। जो दोष जो कमियां आपके ऊपर है, अपनी कमियों को ईश्वर के ऊपर मत डालिए। ईश्वर तो दयालु है, वो तो अगर आप अच्छी सोच और नियत से काम करोगे तो वापस रिवाइव भी कर देंगे। पर आपकी सोच क्या है? आपकी सोच ये है कि आप मोर के साथ फोटोएं खिंचवा रहे हो। जब लोगों के घर में खाने को पैसा नहीं है, आप लोगों को कुत्तों की ब्रीड के बारे में भाषण दे रहे हो कि भारतीय कुत्तों की ब्रीड इतनी तरह की होती है। आप मोर को दाना खिला रहे हो। अरे आपको हिंदुस्तान के लोगों को दाना खिलाना चाहिए था, आप मोर को दाने चुगा रहे हो। तो यही तो सोच का अंतर है। इसी के कारण आज जीडीपी दुनिया में सबसे नीचे जाके गिरी है Q1। सर मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, ना ही मैं ये कहूंगा कि हम कब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचेंगे, पर आपके आकलन से कब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जहां पर हमारी जीडीपी पहले की तुलना में 7 या 8% तक ग्रो करे? मनदीप, इसके बारे में अगर आप इसी तरह की गलत अपने पॉलिसीज लेते गए, आप इसी तरह से आर्थिक इश्यूज में बिना सोचे समझे अपने निर्णय लेते गए तो कैसे पहुंचोगे? और अगर आप सही निर्णय लेते हो, जो मैंने आपको 3 उपाय बताए, और भी आर्थिक लोगों से आप चर्चा करके उपाय समझ के उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो मुझे लगता है हम 4 से 5 साल में आप वापस पॉजिटिव 5%, 6% की ग्रोथ पे आ सकते हो। पर अगर आपने यही गलत नीतियां लागू करी तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप 10 साल में भी पहुंचो। तो ये तो आपकी नीतियों के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है
आप किस तरह इसको टैकल करते हो। अगर आज आप बोल दो वापिस आज रात को 8 बजे मनदीप टीवी पे आ जाए कि 2000 का नोट भी अब गलत है, मान लो ऐसी कोई सोच आ जाए, तो फिर कैसे पहुंचोगे। आप पहुंचने के लिए आपको सही निर्णय लेने पड़ेंगे, और जो आपने गलत निर्णय लिए उनको उनको उनके ऊपर आपको बाम या उनको उनको ऊपर बैंडेड लगानी पड़ेगी, ताकि उनका उस गलत निर्णय से जिन जिन लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, भले ही वो एमएसएमई सेक्टर हो, भले ही वो किसान हो, भले ही वो इनफॉर्मल इकोनॉमी हो, भले ही वो रेडी पटरी वाले हो, उनके हाथ में कैश अगर दोगे तो आप बात जल्दी रिवाइव कर सकते। जी सर। सर, जीडीपी और इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं। इस घटती जीडीपी में कुछ अच्छी खबर देखने को मिली थी, वो थी कृषि क्षेत्र से, क्योंकि वो तिनके मात्र ही सही लेकिन बढ़ रही थी। सरकार उन किसानों को भी नाराज क्यों कर रही है? देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ Q1 में 3.2% पॉजिटिव थी। उसका कारण था एक्ट ऑफ इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ने खूब बारिश करी, इंद्र देवता ने खूब घनघोर मानसून अच्छा आया, देश में अच्छी कृषि उपज हुई, अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर अब किसानों को आप एमएसपी से महरूम करना चाहते हो, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं देना चाहते, और किसान जब इकट्ठा होता है कहीं तो आप लाठी मारते हो, आप उनकी हड्डी तोड़ते हो। पूरे देश ने देखा जब एक फिल्मी अदाकारा के ऑफिस का छज्जा टूटा तो सबने बात करी, पर पानीपत के पास, कुरुक्षेत्र के पास किसानों की हड्डी टूटी, कोई बात ही नहीं कर रहा। और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं कि आप उनको एमएसपी एश्योर करो, क्योंकि इन ऑर्डिनेंसेस से उनकी एमएसपी एश्योर नहीं हो रही, तो उनकी एमएसपी को एश्योर किया जाए। जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फेरबदल किए, उसके बाद आप जो बिचौलिए लोग हैं वो होर्डिंग करके चीजों को महंगे दाम में बेचेंगे। 2015 में भी यही हुआ। जो सरकार के दोस्त लोग हैं उन्होंने दालों को इंपोर्ट किया दूसरे देशों से 45 रुपए पर केजी में, और उसको देश में बेचा 200 रुपए पर केजी में। किसानों को तो फायदा नहीं मिला, ना कंज्यूमर्स को फायदा मिला। तो किसान कह रहे हैं हमको एमएसपी एश्योर करो आप जो ये मंडी एपीएमसी एक्ट हटा के मंडियां खत्म कर रहे हो और प्राइवेट मंडियां लागू कर रहे हो, उससे हमारी फसल का दाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी फसल का एमएसपी पे खरीदने को बाध्य ही नहीं है। वो कह रहे हैं आप ऐसी व्यवस्था करो कि ये प्राइवेट लोग भी जब भी हमसे कोई माल खरीदे, हमारी उपज खरीदे, हमारा क्रॉप खरीदे, तो वो एमएसपी पे खरीदे। ये छोटी सी मांग है, और इस मांग को खराब हटाने के लिए आप उन पे डंडे बरसा रहे हो, ये कौन सी बात? सर, हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आता है कि कहीं भी कोई लाठी नहीं चली किसानों पर, लेकिन हम सबने देखा कि कैसे लाठियां चली। आइए सबसे पहले गृह मंत्री जी का बयान सुन लेते हैं हम। लाठी चार्ज नहीं हुआ है कहीं पर भी, कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है, और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। इसी वीडियो में हमने देखा कि एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि कोई लाठी नहीं चली, और दूसरी तरफ किसानों पर लाठियां चल रही है। तो मेरा सवाल ये है, या तो मंत्री जी को जानकारी नहीं है या उनकी अनुमति के बिना ये सब चल रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? ये मनदीप, ये मजाक का है, ये किसानों के जख्म पर नमक मलने जैसा है। आप लाठी मारते हो और बोलते हो हमने लाठी नहीं चलाई। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जो खट्टर साहब और जो दुष्यंत जी की जो संयुक्त सरकार है, दुष्यंत जी कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, और खट्टर साहब उन पे लाठियां पड़वाते हैं। गृह मंत्री कहते हैं मुझे पता ही नहीं। और ऐसे भी वीडियो सामने आए कि सिविल ड्रेस में खड़े हुए लोगों ने किसानों पर लाठियां भांजी, पता नहीं वो कौन थे, नहीं पता। जीन्स टी शर्ट पहने हुए लोगों ने किसानों पर लाठियां मारी है। तो ये मुझे लगता है ये
किसानों से आपने ना तो बैठकर बात करने की कोशिश करी, ना उनको बुला के उनकी बात सुनने का प्रयास किया। जब भी कोई आदमी अपने हक की मांग करता है, अपने एमएसपी की मांग करता है, तो आप लाठियां मारते हो। तो गृह मंत्री कह रहे मुझे पता ही नहीं। मैं तो मतलब ये कौन सी कानून व्यवस्था है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। बस ये जरूर पता चल रहा है कि हरियाणा आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, निष्पक्षता से जवाब दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू मनदीप।